बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन 92 न्यूज़ HD से देखी जा रही है, सबको 14वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज भी लाहौर का मौसम काफ़ी बेहतर होने लगा। जब मैं घर से निकली और स्टूडियो पहुँच रही थी तो बादलों ने एक घेरा डाल रखा था आसमान पे और बहुत खूबसूरत सी एक लुक थी आसमान की, और लग रहा था जैसे टेम्परेचर नीचे की तरफ आ रहा है। ठंडा होने लगा रोज़ा 4 बजे के बाद से। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, सखावत की फजीलत आज हम बयान करेंगे। और आपको पता है हमारे साथ हमारी इस्लामिक स्कॉलर होती हैं प्रोफेसर नुरीद फातिमा साहिबा, जो इस टॉपिक को लेके चलेंगी। इस पे हम सवाल जवाब कर सकते हैं। आप लोग भी चाहें तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल के थ्रू। और हमारे साथ हमारी प्यारी सी नात ख्वां होती हैं ज़रमीना नासिर, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थैंक यू नताशा, आप भी बहुत प्यारी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जी डॉक्टर अरसलान हैदर साहब ने। न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मेयो हॉस्पिटल में होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आप आए। और हमारी PTI की रहनुमा जरताज गुल साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कैसा रमज़ान गुजर रहा है और PTI के क्या हालात हैं और रमज़ान में क्या रूटीन होती है PTI पूरी पार्टी की। बिल्कुल हम उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन आपका करवाती चलूँ कि हमारे साथ आज 2 मुतासरा फैमिलीज़ हैं। डॉक्टर साहब को हमने बुलाया ही आज इसलिए है ताकि उनकी बीमारी पे हम बात कर सकें। सबसे पहले जी उस्मान फ़रीद हैं 25 साल के, जिनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। नाइला रूबी हैं उनकी मदर, उनके साथ हैं, और किरण उनकी बहन उनके साथ हैं। उनको दौरे पड़ते हैं, किस तरह के ये दौरे हैं और कब से शुरू हुए हैं और उन दौरों की वजह से उनको किन किन मुश्किलात का सामना है, ये हम बिल्कुल बात करेंगे जी। दूसरी फैमिली हमारे साथ है इमरान साहब की, जिनकी एक बेटी निगत बानो है, निगत बानो उनकी वालिदा हैं। एक बेटी उनकी जहरा है जो 2 साल की हैं, और एक बेटा उनका अली अहमद है जी 12 साल का। उनको क्या मसला है, किस परेशानी से 2-4 हैं, क्या बीमारी है, क्या परेशानियाँ हैं, हम बिल्कुल इसको लेके चलेंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे भूल रही हूँ, मैं किसान किचन भूल गई आज। मुनीरा, माफ़ी चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आज की मेरी इफ्तारी रोक ली जाए? नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल एंड टाइम पे आके मुझे पता चला कि मैं किसान किचन की तरफ नहीं गई, तो मैं फौरन शेफ मुनीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता था आप भूल नहीं सकती हैं, आप थोड़ी देर के लिए बिजी थोड़ा सा हो सकती हैं, लेकिन भूल नहीं सकती हैं। हाँ, क्योंकि आपका मेरा तो साथ हमेशा का। मेरा दुख सिर्फ मुनीरा समझ सकती है। और जब हम सखावत पे बात करेंगे तो मुनीरा आज डबल इफ्तारी भेजेंगी फिर। बिल्कुल ठीक है जी, आज हम अपने टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं चाहूंगी ज़रमीना नासिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दीजिए जी। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफ़ा में। मैं चुप खड़ा दरबार मुस्तफ़ा में। नज़रों से बोलता हूँ, नज़रों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफ़ा में। मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है। खुद से बिछड़ गया हूँ, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबार मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में आंसू निदामतों के हैं चाश्मे नम से जारी, आंसू निदामतों के हैं चाश्मे नम से जारी, छुप छुप के रो रहा हूँ, छुप छुप के रो रहा हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में नज़रों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि डू गुड विद किसान, किसान वालों की एक कैंपेन है जिसमें आप बहुत आसानी से हिस्सा ले सकते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ ना करने से भी आपकी तरफ से डोनेशन पहुंच जाता है किसान वालों की जानिब से मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीज़ों को। बहुत आसान तरीका है, आपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे एक पेज सर्च करना है किसान फूड्स के नाम से। उस पेज पे आपको एक पोस्ट मिलेगी डू गुड विद किसान की, उसमें आपने कमेंट्स पे जाना है और कमेंट में जाके आपने हैशटैग के साथ कुछ भी कमेंट करना है, तो एक कमेंट के पीछे 10 रुपीज़ डोनेट कर देंगे किसान वाले आपकी जानिब से मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल को। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, सखावत, पहले तो ये वाज़े अल्फाज में बता दें हमारे देखने वालों की सखावत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया, बहुत आपने अहम सवाल पूछा क्योंकि अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि सखावत है क्या। जी, सखावत एक ऐसी सिफत है कि जिसमें इंसान खुले दिल से खर्च करता है। फयाजी को सखावत कहते हैं, दरिया दिली को सखावत कहते हैं। दिल खोल कर अल्लाह की राह में बग़ैर ये जाने, बग़ैर ये सोचे समझे हुए खर्च करना कि हम किसी मुसलमान को दे रहे हैं या किसी काफिर को। और ये आप देखें कि अकाबिर औलिया उलमा जितने हमारे उम्मत के आइम्मा मासूमीन जो गुज़र चुके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लेकर अब तक जितने भी अहले इस्लाम हैं, उनका ये वतीरा रहा है, उनकी ये सुन्नत रही है। सबसे पहले तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हमने देखा कि आपने ये नहीं देखा कि आने वाला साइल मुसलमान है, उसने कलमा पढ़ा है या नहीं, बल्कि बाज़ रिवायात में हमें ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि किसी शख्स ने आपको आज़माने के लिए आपसे कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इन दो वादियों के दरमियान जितनी भी ये रेवड़ हैं, बकरियां हैं, ज़मीन है, मुझे दे सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम अता फरमा दिया और वो शख्स चीखता हुआ आपकी सखावत के नारे लगाता हुआ अपनी कौम में गया और उसने कहा, क्या लोगों, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अता फरमाते हैं कि वो कमी का तसव्वुर नहीं छोड़ते। ये है सखावत। अब इसमें कुरान पाक को आप देखें, जा बजा सूरह बकरा के अंदर ही अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, व युक़ीमूनस सलाता, ईमान वालों की, वल्लज़ीना युमिनूना, यानी ईमान वालों की निशानियाँ गिनवाई जा रही हैं। क्या? व युक़ीमूनस सलाता, वो नमाज कायम करते हैं और वो ज़कात अदा करते हैं और वो अल्लाह की राह में, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो कुछ हमने उनको दिया है वो उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अब इसमें डिटेल में अगर हम जाएं तफसीर में तो पता चलता है कि सखावत सिर्फ माल की सखावत नहीं है। अगर किसी को इल्म दिया है वो बांटता है, वो भी सखावत है। अगर किसी को अल्लाह ने कोई ओहदा मनसब दिया है, वो छोटे लोगों के साथ, वो अपने से जूनियर्स के साथ अगर अच्छा है, वो भी सखावत है। यानी सखावत इल्म, अमल,
अपनी जायदाद, अपना माल, अपनी सलाहियतें, हर तरह से सखावत की जा सकती है। और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप इस कदर सखी और फयाज हो जाया करते थे और सखावत को इतना बढ़ा दिया करते थे कि जैसे तेज़ मूसलाधार बारिश होती है। और आज नताशा सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम है, जिनको ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त विसाल अपनी जो दो ख़ास खूबियाँ अता फरमाई थी, वो एक रौब और सरदारी और दूसरा सखावत था। और कल जब हम वो बच्चा आया और वो रो रहा था तो मैं सोच रही थी कि इमाम पाक क्यों एक दफ़ा रो रहे थे। जब उनके पास एक साइल आया और उसने मांगा, आपने उसकी डिमांड से डबल उसको ज़्यादा अता किया, मगर उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रोने लगे। जब आपका रोना देखा तो आपकी ज़ौजा मुतहरा ने पूछा कि ऐ इमाम पाक, आप रो क्यों रहे हैं? आपने साइल को दे तो दिया जो उसको चाहिए था। आपने इरशाद फरमाया, सखावत ये नहीं है, सखावत ये थी कि मैं उसकी ज़रूरत से पहले उसके घर तक मैं क्यों नहीं पहुंचा, वो मेरे दरवाजे पर क्यों आया। यानी हाथ यूं ना हो, लेने वाला बंदा जब यूं हाथ करता है तो आपको पता है उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। तो आप हमेशा इस तरह से अता फरमाया करते थे। और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अमल देखें कि घर में कुछ खाने को नहीं है, 2 दिन से सैयदना इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम भूखे हैं। और लेकिन अगर सैयदना सलमान फ़ारसी आपके पास ले आते हैं नौ मुस्लिम को, तो आप अपनी चादर मुबारक शमून यहूदी के पास भेजती हैं और उसको कहती हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आपको ये अपनी चादर भिजवा रही हूँ कि इसके एवज़ कुछ अनाज दे दे। और फिर जब वो देखता है कि ये नबी की बेटी ने इस तरह से सखावत की है, वो खड़ा हो जाता है। और वो जो शमून के अल्फाज हैं वो बहुत ईमान अफरोज़ है। वो कहता है कि अल्लाह की कसम, मैंने तौरात के अंदर नबी के खानवादे की जो खूबियाँ पढ़ी हैं, उनकी सखावत का यही आलम पढ़ा है। मैं फ़ातिमा के बाबा मोहम्मद पर ईमान लाता हूँ। मैं ये समझती हूँ ये सखावत थी, ये उसका एजाज़ था कि फिर यहूदी भी मुसलमान होता है। बिल्कुल ठीक है जी, कंटिन्यू रखेंगे अपने आज के टॉपिक को भी और आपको आगाह करते रहेंगे। मैं चाहूँगी यहाँ पे जो 2 फैमिलीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, उस्मान फ़रीद 25 साल के हैं और ज़हनी माजूर हैं और इनको दौरे पड़ते हैं या दिमागी तवाज़ुन ठीक ना होने की वजह से ही बहुत बार गिर चुके हैं और गिरने की वजह से इनके चेहरे पे बहुत सारी चोटें हैं। इस पे हम बात करेंगे। और इमरान साहब का एक बेटा है जी, मोहम्मद अली अहमद 12 साल के हैं और बेटी ज़हरा 2 साल की हैं। इनके दोनों बच्चों में शदीद तरीन मिर्गी की बीमारी है, इससे ये गुज़र रहे हैं और ये लास्ट स्टेज पर है। इनकी बेटी मुआज़मा जो इस बीमारी का शिकार थी, 6 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया था। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से भी बात करूँगी और इस फैमिली से भी बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इन दोनों फैमिलीज़ की ज़िंदगी पे एक छोटा सा पैकेज दिखा दिया जाए। बच्चों की ज़िंदगी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। इमरान एक सर्विस स्टेशन पर गाड़ियां धोने का काम करता है। वहां से मिलने वाली उजरत से ना तो रोटी पूरी होती है और ना ही बच्चों का इलाज। किराए के घर में रहने वाले इस मजबूर ख़ानदान की आंखों में ये सवाल है कि कोई है जो उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाए। जी देखा आप लोगों ने इनकी दोनों फैमिलीज़ की ज़िंदगी पे ये पैकेज। मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूँगी। डॉक्टर अरसलान हैदर आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नाइला बीबी का ये बेटा है उस्मान, इसको ये ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता था टाइम पे? अभी तो मेरे ख्याल में काफ़ी आगे जा चुका है मसला, जिसकी वजह से ये ठीक हो सकता था अभी, क्योंकि उसके चेहरे पे इतनी सारी चोटें हैं जो बताई गई हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ख़ुद को संभाल नहीं सकता और नींद बेहोशी में चला जाता है। तो क्या कहेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप? बेसिकली 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो वो जिसको आपने कहा कि ज़हनी तवाज़ुन इनका कमज़ोर है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जी। मेंटल रिटार्डेशन को मैं अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो एक ऐसा वजूद, एक बड़ा बच्चा जिसका जहन बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह है, उसको हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, जो डिपेंडेंट है हर तरह से अपने माँ बाप, अपने माशरे के ऊपर कि उसका ख्याल रखा जाए, जो कि हमारे माशरे में शायद उस हद तक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये बच्चे अगर कुछ बेहतर हो भी सकते हैं तो वो नहीं हो पाते जी। दूसरी बिल्कुल सेपरेट चीज़ है एपिलेप्सी, जो मिर्गी के दौरों की, जब जैसे दोनों पेशेंट्स में बात की गई है, दोनों बच्चों अली और ज़हरा। मेंटल रिटार्डेशन में कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जिनमें एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरों का मसला होता है, ठीक है। जहाँ मेंटल रिटार्डेशन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसमें जो डेफिसिट्स हैं उनको हम कुछ बेहतर तो कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं ला सकते जी। लेकिन साथ ही साथ एपिलेप्सी जो मिर्गी के दौरे हैं उनको हम टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। शायद क्योर तो
नहीं, लेकिन कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। जिसके अंदर मेडिसिन का सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस और रोल होता है, जो कि ड्यू टू इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स ऑफ द फैमिली कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनकी कंप्लाइंस रेगुलर नहीं हो पाती, उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स है वो अनकंट्रोल रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट की डिसेबिलिटी बजाय इसके कि कम हो बढ़ती ही जाती है वक्त के साथ। और इसमें सेकंड मैं ये कहना चाहूँगा कि फैमिली की कुछ अवेयरनेस रिगार्डिंग एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा, अगर वो मेडिसिन के स्टार्ट पे कंट्रोल नहीं भी हो रहा और हमें मेडिसिन को बढ़ाना पड़ रहा है, तो उसके बारे में कुछ सर्टेन एहतियातें होती हैं जो कि अगर फैमिली को बता दी जाएँ तो पेशेंट की ये जो गिरने से इस बच्चे की जो अब ये वाली शख्स चेहरे की सारी हो चुकी है, ये बच्चा हो सकती है। उस्मान का ज़रा क्लोज बनाइएगा, आप लोग देख सकते हैं बेटा, सामने आपने सामने देखना है, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, ये देखिए इसके चेहरे पर जितनी भी ये चोटें हैं, क्या डॉक्टर साहब ये गिरने की वजह से है? ये सब गिरने ही की वजह से हैं, ये सब स्कार मार्क्स हैं जो कि डेवलप हो के इस डिफॉर्मिटी तक जा पहुंचे हैं, ये कोई इसके बर्थ डिफेक्ट्स नहीं है। ठीक है। और इनको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम फैमिली को ये बताएं कि इसको ड्यूरिंग जब भी इसको एपिसोड होता है तो इसके इर्द गिर्द कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हो। ठीक। ये अगर किसी जगह पे अकेला हो तो अंदर से दरवाज़ा बंद ना हो ताकि इसकी टेक केयर की जा सके। ठीक। सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अमूमन मिर्गी का जब दौरा स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स परेशानी में बच्चों के हाथ पांव रोक लेते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, अपनी तरफ से उनकी कोशिश ये होती है। अच्छा। लेकिन उससे भी हमें बचना चाहिए, इसलिए कि उसकी वजह से इनके जॉइंट्स और इनकी डिफॉर्मिटीज़ बढ़ने का डर होता है। दौरा मिर्गी का एक कुदरती तौर पे ऐसी चीज़ है जो 2 से 3 मिनट के बाद खुद से ख़त्म हो जाएगा, उसे हमने नहीं रोकना, फिज़िकल एफर्ट के साथ नहीं रोकना। अच्छा। बहुत भी करने की ज़रूरत है तो वो ये कि सिर्फ उनको एक करवट पर आप कर दें ताकि अगर मैदे में कोई खुराक है तो वो उनके फेफड़ों तक जाके कोई मसला या एस्पिरेशन हम उसको कहते हैं जिससे सांस की तकलीफ हो सकती है वो ना हो, सिर्फ करवट दिलाना। सेकेंडली अगर कोई गर्दन के अराउंड उनके कोई टाइट चीज़ है उसको हम कुछ लूजन अप कर दें, बस इतना है जो कि अटेंडेंट्स जो साथ उसके उस वक्त मौजूद है उनको करने के लिए। इन बीमारियों को ये दोनों डिफरेंट एक मतलब हमने अभी तक जितने भी केस स्टडीज़ हम लोग जितनी फैमिलीज़ के इश्यूज़ लेकर आए हैं ये उनसे थोड़ी सी डिफरेंट हैं। आप ये समझते हैं जो मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं इन दोनों बच्चों में, और इनकी एक और बेटी भी थी जिसका इंतकाल हो गया बकौल उनके कि वो भी इसी बीमारी का शिकार थी, क्या ये जेनेटिक है या कजन्स मैरिजेस की वजह से ही ये भी बीमारी आती है? आपने अपने सवाल ही में इसका जवाब भी दे दिया। मोस्टली ये जो बीमारियां हैं जेनेटिक हैं। अच्छा। हमारे यहाँ रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से हम पिन पॉइंट तो नहीं कर पाते कौन सा जेनेटिक डिफेक्ट था जिसकी वजह से ये हुआ, लेकिन अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज ये जेनेटिक है मोस्ट ऑफ द केसेस। जी। सेकेंडली जो आपने खुद ही बात की कि इनमें कज़न मैरिजेस का डेफिनेटली एक पार्ट है, एक परसेंटेज है। हमें इस प्लेटफॉर्म से इस अवेयरनेस को लोगों में फैलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ आप लोगों से कि कज़न मैरिजेस अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी है मीडिया के थ्रू। प्लीज़ आप लोग जो सुन रहे हैं वो आगे भी इस मैसेज को फैलाएं कि कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, इससे बिल्कुल आप लोग हट जाएँ। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में, और ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पे। मैं इस वक्त हूँ किसान किचन में, और किसान किचन में हमारी शेफ़ मुनीरा आज आपको इफ्तारी में क्या बनाना सिखा रही हैं, पूछते हैं। जी बिल्कुल, आज मैं बना रही हूँ चाउमीन्स बना रही हूँ जिसमें वेजिटेबल्स होंगे, साथ में चिकन भी होगा, और साथ में बना रही हूँ मैं बादामी फिरनी, वेरी सिंपल, जिसपे चावलों को पीस के उसके आटे की बनती है। और साथ में जो ड्रिंक बन रही है वो है समरस, यानी कि इमली का जो गूदा होता है उसको मैं उसका पल्प निकाल के उसकी आज इमली का जूस जैसे बनता है वो बनाऊंगी। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाउमीन्स के लिए बेसिकली ये वेजिटेबल्स होती हैं ढेर सारी। आजकल आपको पता है जैसे वेजिटेबल का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कि मैंने भी सारी कटिंग की है, ठीक है ना। इसमें हम तकरीबन हाफ कप डालेंगे ऑयल, हाफ कप, क्योंकि इसमें तमाम वेजिटेबल स्टर फ्राई होंगे। सनफ्लावर कुकिंग ऑयल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हल्का सा हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अदरक में चॉप की डालूंगी, ठीक है। किसान का सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, इसके साथ साथ में और अदरक, हाँ बिल्कुल, अदरक हल्का सा स्टर फ्राई हो रहा है जब तक,
तो साथ साथ मैं ये आपको बता रही हूँ बादामी फिरनी। फिरनी बनाने के लिए आपको पता है कि ईद का मौसम आ रहा है, ईद का त्यौहार आ रहा है और सभी ईद का मीठा मौसम नहीं, ईद का दिन आ रहा है, ईद का त्यौहार ईद का मौसम तो वैसे वो हर रोज अक्सर हो भी जाता है, बस जब बादल आ जाए आसमान पे तो समझे ईद का मौसम है। वैसे अच्छी अब आप ये ना कहिएगा कि क्या कहते हैं मुझे रोजा लग रहा मैं समझ सकती हूँ, ये इश्यूज मेरे साथ भी हैं, क्योंकि एक वक्त में आप जब 3 काम कर रहे होते हैं ना, फिर दिमाग जो है वैसा हो जाता है जी। बस ऐसे ही होता है। अच्छा जी, अच्छा, मैं ये बता एक्चुअली मेरा सारा ध्यान इमली पे है, मसला ये है कि जो इमली पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये इसको स्ट्रेट फ्राई में कर रही हूँ साथ साथ। अब मैं इसमें साथ ही चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन के मैंने जूलियन कटिंग की हुई इसके चंक से बना के रखे हुए, ठीक है ना। इसको मैंने अदरक लगा के ऑलरेडी रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा ही पक या फिर चंक खुद काटे हैं? हाँ जी बिल्कुल, और ऐसे ही होने चाहिए इसके लिए? आप इजीली घर में काट सकते हैं, इसमें कोई इसमें नहीं है, कोई साइंस नहीं है, बस आपने लंबे लंबे रॉकेट साइंस नहीं है इसको करने हैं। कहने का मतलब है रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजी है। बहुत ज़्यादा बना दिया जाता है कि शायद ठीक है, एक हो गया। अच्छा, ये अब चिकन हो रहा है हमारा साथ साथ। अच्छा, मैंने इसमें दूध ऐड कर दिए और जो कि मैंने फिरनी पाउडर, चीनी और साथ में जितने भी थी बादाम, पिस्ता और साथ में इलायची, कुछ मैंने रख दी, कुछ मैंने ग्राइंड करके उसके साथ ही मिक्स करके बना दिए, वो मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूंगी मिल्क में। ठीक है, ठीक है। पाउडर है चावलों के आटे। चीनी कितनी थी मुनीरा? तकरीबन आधा कप चीनी, आधा कप उसका आटा था, उसका चावलों का, और साथ में तकरीबन वो जो स्मॉल कप है वो मैंने तमाम गार्निश का सामान इकट्ठा करके। ठीक। मैं जब भी अपनी कुकिंग करती हूँ, मैं तमाम रेसिपीज़ में जो मसाले होते हैं उनको सबको मिक्स करके, उसको ब्लेंडर में मिक्स करके, उसको दही में ऐड करके, तो उसमें ऐड करके बना लेती हूँ। वो आपका ज़रा ईजी रह जाता है और उसका थोड़ा टेस्ट भी अच्छा बन जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें अब मैं डाल दूँगी, साथ ही ये आपका स्टर फ्राई हो जाएंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर। क्या है जी? ब्लैक पेपर, काली ब्लैक मिर्च। पेपर, ठीक है जी। ये काली मिर्च आपकी ऐड हो रही है। और आपने फिरनी में ये जरूर ध्यान रखना है कि ये लगने ना पाए, क्योंकि अगर फिरनी जरा चम्मच भी चलाते लग जाए रहना है तो आपको फिरनी पता है कि वो थोड़ा सा उसमें लग जाता है। जी बिल्कुल। वो मिसाल एक थी ना, एक हाँ। दूध और फिर वो का- गिल्टियाँ सी नहीं, बनने लगती वो हैं। एक हम शुरू से एक मिसाल पर तैयार है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, कि ये ऐसी है कि दूध बॉयल करना हो या कोई खीर बनानी हो, इसके लिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। अब मैं ज़रा सा इसको छोड़ दिए, ज़रा सा इसको लग गया तो इसकी स्मेल आ गई, तो समझ लें कि ये समझोगे आप। ठीक है ना? अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका किचन इतना खूबसूरत है। मेरा रन किचन। हाँ मुझे आज में था कि आज तो आप यकीनन मुझसे पूछ ही लें तो बेहतर है। और आपने क्योंकि पूछ ही लिया। आप भूल जाती है ना, तो मैंने सोचा मैं आपको याद करा दूं। बस देख लें जी। अच्छा जी, ये देखिए ज़रा, ये मैंने इसको कर लिया स्टर फ्राई जी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सोया सॉस। ठीक है, ये सोया सॉस ऐड किया मैंने तकरीबन। अच्छा, जब भी चाउमीन या चाइनीज़ की डिश है, जी, इसकी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो ये कि आपके जो वेजिटेबल्स का कलर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसको ज़्यादा सौते करेंगे, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ख़राब हो वो जाएगी। टेस्ट ये हो बहुत जाएगा। हल्की सी होनी बहुत चाहिए है। फ्राई, और बिल्कुल। इसके लिए किसान कुकिंग ऑयल दी बेस्ट है, क्योंकि आप जब इसमें स्टर फ्राई करते हैं, उसको ज़्यादा पकाते नहीं हैं, तो उसका कलर एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा। बिल्कुल। लेकिन आप जब किसी चीज़ को ज़्यादा पकाने के रख देंगे और पकाते जाएंगे तो वो बिल्कुल इसकी शक्ल भी ख़राब हो जाएगी Definitely। और इसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सही। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें प्याज थोड़ा सा चॉप कटिंग की है वो ठीक है। करूँगी, अच्छा, ठीक है? आपका एक हाँ ये फिरनी फिरनी मेरी रेडी और हो रही है। आपके ड्रिंक में आज क्या है? हाँ, मैं 1 मिनट इसको मैं ऐड कर दूँ थोड़ी सी जी जी, आप vegetables, बिल्कुल ठीक करें। है? ये मैं आपको तमाम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही। नहीं। आप करें अपना साथ साथ। नहीं, आप डिस्टर्ब साइमल्टेनियसली मेरे साथ तो बहुत issue है मैंने वैसे। ईद के करीब एक डिश आपसे भी पकवानी है। मैं बिल्कुल पकाऊंगी, क्यों नहीं। साइमल्टेनियसली मेरा एक बहुत बड़ा इशू है। मैं एक वक्त में 2 काम ही बड़े मुश्किल से करती हूँ, तीसरा काम करना पड़े ना तो मैं सारा वो काम भी खराब कर देती हूँ जो पहले हो रहे होते हैं। ये मैंने इसमें ये पानी- मुनीरा की एक क्वालिटी है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये पानी ऐड किया इसमें मैंने। अच्छा। ठीक हो गया। ये पानी- ये इमली का इमली का गूदा है, पल्प। चीनी है और साथ में इमली का पल्प है। वाह, ठीक है? वाह, वाह, ये तो पीने साथ वाली ही ड्रिंक है भाई इसमें आज। ऐड कर दिया। जी। अब इसमें मैं पानी ऐड और करूंगी और आइस क्यूब ऐड करूंगी एंड ठीक इसको है। जस्ट ब्लेंड करूंगी। ठीक है, ये तकरीबन इमली 2 का ग्लास। शरबत? इसमें 2 ग्लास पानी अब और ऐड होगा। ठीक है, हम अगर देसी में कहें तो ये इमली का शरबत। बिल्कुल। आजकल आपको पता है कि रमज़ान का महीना है, गर्मी का महीना है, और इसमें दिल करता है कि आप जब भी आपकी रोज़ा खुलता है तो ठंडी ठंडी प्यास मतलब जी, बुझ जाए, तो वो बिल्कुल। बड़ी किस्म बड़ी की ज़रूरी है। अच्छी सी ड्रिंक बन जाती है। आपको पता है कि मैं ड्रिंक इमली आलू बुखारे का शरबत भी बहुत फ़ायदेदामंद होता है, बड़ा उसकी तासीर ठंडी होती है। रमज़ान में तो बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। वैसे वो कितनी सारी ऐसी ड्रिंक्स हैं मुनीरा, बहुत कितनी सारी, सारी बहुत ऐसी सारी। ड्रिंक्स हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है और रमज़ान में बहुत काम आते हैं ये शरबत जो हैं। ये देखें ज़रा,
ये मैंने अभी थोड़ा सा सारा ऐड किया है। ये देखिए, इसके मैंने स्टेप्स आपको बता दिए, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मेरा भाई भी बनाता है, मेरा छोटा भाई, उसको बड़ा शौक है ये मंचूरियन चाउमीन बनाने का। तो वो घर में बनाता है, अपनी सारी वेजिटेबल भी खुद काटता है, चिकन भी। वो कहता है मैं बनाने लगा हूँ तो कोई हाथ भी ना लगाए मेरे साथ, कोई हेल्प भी ना कराए, पता नहीं उसकी ये क्या आदत है। और वो इतना बड़ा एक वो कढ़ाहा टाइप, क्या कहते हैं उसको, फ्राइंग पैन बड़ा सारा, बिल्कुल चाइनीज में ये कढ़ाई चलता है, उसमें बनाता है वो। और वो कहता है नजदीक भी ना आए, किचन में भी कोई ना आए, वो बहुत टेस्टी होता है। चाइनीज फूड की क्वालिटी कि वो कढ़ाई में बनती है बड़ी चीज़ें, क्योंकि डीप फ्राई होती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जब भी इंसान कोई चीज़ वेरिएशन के साथ बनाता है, वो बहुत ही नफीस इंसान होता है, कि जिसका दिल करता है कि वो हर चीज़ को बहुत ही नफीस तरीके से बनाए। जी बिल्कुल। वरना बल्क में तो चीज़ें हर चीज़ मिक्स करके डाल के रख दी और खा लिया, वो तो हर कोई खा लेता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप प्रेजेंटेशन के साथ खाएँ, तरीके के साथ खाएँ, अभी देख सकते हैं कि इसमें मैंने हर चीज़ एडिट कर दिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। अच्छा जी, नमक, ठीक है, नमक भी ऐड हो गया। ठीक है मुनीरा, आप किसान किचन में कंटिन्यू करें अपनी डिशेस। बिल्कुल, मैं बस बना रही हूँ, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दी चाउमीन का क्या तरीका कर है, वेजिटेबल्स कब आपने ऐड करनी है और नूडल्स कब ऐड करने हैं, जो कि मैंने अभी बॉईल करके रख लिए थे। अभी और अगर कोई रेसिपी मिस कर जाए तो, रेसिपी मिस कर जाए तो फिर आप हमारे पेज को फ़ौरन देखें, चल के लाइक करें उसको, फ़ौरन आपको हमारी तमाम रेसिपी वहाँ से मिलेंगी। अब तो खैर आगे ईद भी आ रही है और ईद के ऊपर बहुत सी रेसिपीज अपलोड भी हमने कर दी हैं। तो काइंडली हमारे पेज को लाइक करें और हमारे फेसबुक में किसान किचन का हिस्सा माय किसान किचन, mykisankitchen.com का हिस्सा बनना। मैं देखे ना, मैं आप किचन में होती हूँ तो मैं देखे हेल्प तो करूँगी ना। आप ग्रेट है। बिल्कुल नहीं, मैं ग्रेट कहाँ हूँ, अल्लाह माफ़ करे, ग्रेट तो अल्लाह ताला की जात है। आप जब मैं वहाँ बैठी होती हूँ मेरी हेल्प क्यों नहीं करती अगर मैं तो करती हूँ, मैं तो अभी कहा नहीं आपको कि आप मुझे भूल ही नहीं सकती हैं। अच्छा जी, डू गुड विद किसान, किसान वालों की एक कैंपेन है जो जिसमें हिस्सा डालना बहुत आसान है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के पेज को सर्च करना है किसान फूड्स। किसान फूड्स के पेज पे आपने जाना है, वहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी डू गुड विद किसान। वहाँ पे जाके आपने कमेंट में हैशटैग के साथ कोई भी कमेंट टाइप करना है और एक कमेंट के पीछे किसान वाले आपकी जानिब से 10 रुपीज़ डोनेट करते हैं मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल वालों को। कितना आसान है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ घर बैठे हुए कमेंट टाइप करना है। एक की जगह 10 करें, 100 करें, जितना करेंगे उतने ही 10 रुपीज़ एक कमेंट के पीछे जाते जाएंगे। और ये कितना एक आसान तरीका, किसान वालों को मैं सल्यूट पेश करती हूँ कि उन्होंने उन लोगों के लिए भी आसानी कर दी है जो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हाँ फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, लेकिन शायद उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते या इतना उनके पास देने के लिए, हेल्प के लिए इतना कुछ नहीं होता, लेकिन वो इस एक कमेंट के थ्रू मददगार साबित हो सकते हैं मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल वालों की, है ना। मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक अच्छा काम है और जो फ्रीक्वेंटली फेसबुक के यूजर्स हैं उनको सब यूज करते हैं अब तो। बिल्कुल, वो जो तो बहुत ही फ्रीक्वेंट है, उनको तो चाहिए कि वो इस मौके को बिल्कुल मिस ना करें। और जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं और वो इसमें इसी स्टेप से आगे आसानी से और इसी से अपने फेसबुक का स्टार्ट करें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मुनीरा, मैं आपको छोड़ के जरा जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए सेट पे। हमारे साथ पीटीआई की रहनुमा जरताज गुल साहिबा हैं। मैम, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। रमज़ान कैसे जा रहे हैं आपके? अच्छा, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है अच्छा माशाल्लाह। और क्या रूटीन होती है आपकी रमज़ान में, आपकी मीटिंग्स की? या बल्कि मैं तो अभी ट्रांसमिशन शुरू भी नहीं हुई थी तो मैंने इनको देखा और मैंने पूछा, मैंने कहा जरताज साहिबा मुझे ये बताएं कि रमज़ान के महीने में पीटीआई की क्या रूटीन होती है? क्या जज्बात थोड़े कम हो जाते हैं या उतने ही रहते हैं? नहीं, जज्बात तो हमने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हम कहते हैं कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे जज्बात का सहारा लिया जाता है। नहीं, देखिए हम कहते हैं कि ये अगर इफ़ इट इज़ अ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में हर कोई अकाउंटेबल होता है, तो अकाउंटेबिलिटी हमारे हुक्मरानों को सबसे पहले देनी चाहिए। तो अभी हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है कि वो थोड़ा अगर वो समझते हैं कि वो मुल्क को जवाब दें हैं आवाम को जी, तो वो जवाब दें, और अगर नहीं तो फिर हम रोज़ों के बाद फिर हम दोबारा से आएंगे मैदान में। जी बिल्कुल, फिर हमारा सब्र ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वो जो कंटेनर होता है जी, वो उसकी तैयारी पहले से करनी पड़ती है? मैं देखिए, मैं कुछ कोई गलत मत समझे, मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ प्रिपरेशन किस तरह से होती है, क्योंकि अचानक से तो कुछ भी नहीं हो जाता। जैसे हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो इसकी हम तैयारी करते हैं, बाकायदा तैयारी होती है, पहले रिहर्सल्स होती हैं या जिसको हम लोग मॉक कहते हैं वो होता है। और आज की ट्रांसमिशन के लिए एक दिन पहले तैयारियां हो रही होती हैं। तो आपने अगर लेट्स सपोज आपने कल धरना देना है तो कंटेनर की कितने दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है? वैसे तो नताशा हम धरना देने में माहिर हैं,
मतलब ये देखिए, ये तो आपने खुद ही कह हाँ दिया। जी, मतलब ये हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। मैं बल्कि अपने वर्कर्स को भी कहती हूँ कि मेरे पास पावर तो नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई इशू है, आपने प्रोटेस्ट करना है या आपने मुझे बताना है कि मेरे फलां या किसी के पास जाना है, तो फिर मैं आपके साथ प्रोटेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ। ये हमारा एक राइट है, ठीक है। पॉलिटिकल राइट है। हाँ, कंटेनर पहले से तैयार होता है, बल्कि कंटेनर अब हमने खुद खरीद लिया है। खरीद लिया, अपना ही ले जी, लिया। जी, क्या हम- रेंट पे क्या लेना है यार, वो डीजे बट को क्या पैसे देने हैं, अपना ही बना लो सब कुछ। डीजे भी अपना, कंटेनर भी अपना, ये चीज। चूंकि देखिए अपोजिशन का काम ही यही है ना कि हाँ। हम लोगों ने देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अगर जल्द से जुलूस नहीं करेगी, धरना नहीं देगी, जाहिर है। तो हमने क्या सिर्फ वो आपकी शेफ की तरफ खाना तो नहीं पकाना ना। जाहिर है, इतना काम करना या होता है। हमारा एक पॉलिटिकल काम है, हम लोगों ने अवेयरनेस देनी होती है, लोगों को देनी होती है। कोई भी इशू होता है हमने उसके बारे में बात करनी होती है, तो बेहतर है कि अपना स्टेज भी हो, हाँ। अपना डीजे भी हो और अपना जाती। कंटेनर भी हो। जाती फायदा भी है इसमें। फायदे वो देखिए- डीजे बट को मैंने सुना था, बड़ी न्यूज चल रही थी, बड़े उसको कोई टैक्स वैक्स आ गया कि तुमने इतने पैसे कमाए हैं, तो अब इतना इतना टैक्स भी दो और ये वो, तो ये इन मसलों से भी बचत हो जाएगी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ज़रा मुस्कुरा रहे हैं इन बातों पे। मैं डॉक्टर साहब से पूछूं कि डॉक्टर साहब आप कौन सी पार्टी की तरफ हैं, किसकी रहनुमाई करते हैं आप, या किस पार्टी को पसंद करते हैं? पार्टी को तो पसंद करना नापसंद करना शायद इतना मैटर नहीं करता जितना वो शख्सियत जिसको हम शायद उतना रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं जिसको बाकी कर रहे हैं। इमरान जी, खान जी। साहब वो शख्सियत हैं जिनके बारे में पिछले दिनों फेसबुक पे पढ़ रहा था कि इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए पूरी दुनिया से उन्होंने इंटरव्यूज़ कॉल किए थे। बरसगीर से एक शख्सियत को कॉल किया गया था। एट द एंड ऑफ द डे सब इंटरव्यूज़ हुए, वहाँ पे डिस्कशंस हुई और जिस शख्सियत को सिलेक्ट किया गया वो इमरान खान साहब की थी। अच्छा जी। उन्हें चांसलरशिप ऑफ़र की गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी मुल्क में आपकी यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपसेस लगाना चाहते हैं, तब मैं आपकी चांसलरशिप को ऑन करूँगा। ठीक है। उन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते और ये वहाँ पे चांसलरशिप छोड़ के जी आगे नहीं, थे। बड़े बड़े और अच्छे, उसके बड़ी बाद अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला उनकी नेक नियति जो है उसका साथ दें। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा से इस फैमिली की तरफ आना चाहूँगी। इमरान साहब के ये जो दो बच्चे हैं, इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये दौरों के अलावा अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार रहे होते हैं, या हर वक्त एक किसी इरा में या किसी एक प्रॉब्लम में चल रहा होता है इनका दिमाग? बेसिकली दो चीज़ें कंबाइंड भी हो सकती हैं और आइसोलेटेड भी हो सकती हैं। मेंटल रिटार्डेशन और एपिलेप्सी अगर ये कंबाइंड होंगे तो फिर तो डेफिनेटली उनकी वो फंक्शनल कैपेसिटी नहीं हो सकती जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हो ठीक सकती है। है। लेकिन अगर आइसोलेटेड एपिलेप्सी है तो फिर डेफिनेटली विद कंट्रोल ऑफ जो दौरे हैं वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। मैं आपको मिसाल के तौर पे मुझे कहता मुझे इनका ये बेटा एक्चुअली बिल्कुल ये वाले भी जो- नॉर्मल नहीं लगा, वो जो जिसको गोद में लिया हुआ है। हाँ, वो बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड है प्लस उसको एपिलेप्सी है। लेकिन वो जो बच्ची है वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है, जो मुझे उसकी लुक से लगता है। उसको सिर्फ फिट्स का मसला है। उसके अगर फिट्स कंट्रोल हो तो शी कैन बी एज नॉर्मल एज वी आर विद द बहुत कंट्रोल सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कजन्स मैरिजेस के जो बच्चों में जो प्रॉब्लम्स देखे हैं हम लोगों ने कि शुरू के कुछ सालों में बेहतर होते हैं, मतलब ऐसे ठीक ही। होते हैं, शुरू के 4-5 साल ठीक होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी आने लगती है। तो इस बच्ची में खुदा न खास्ता अगर इस बात के कोई चांसेस हैं कि खुदा न खास्ता ये भी कुछ अरसे के बाद मेंटली रिटार्डेड होने का ख़तरा है, तो क्या अभी से हम इसको क्योर कर सकते हैं? अभी से क्योर तो नहीं, इसको पिक करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात है कि इसके ब्रेन में वो पोटेंशियल है कि कल को डिसेबिलिटी की तरफ चली जाएगी, तो हम इसकी उस डिसेबिलिटी को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि हम उसको रिवर्स कर सकें। अब उसमें सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर सारा जो बल्क आ जाना और उसकी वजह से उनका अफेक्ट होना, ये थोड़ी ज़्यादती हो जाती है। हम बहैसियत मुआशरा, एज डॉक्टर, हेल्थ केयर सिस्टम और हुकूमत, इन सब को ही मिल के ऐसे बच्चों की डिसेबिलिटी को प्रोडक्टिव बनाने में रोल प्ले करना चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में अभी काफ़ी हद तक लैग कर रहा है। सही। मैं म्यो हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ। टर्शरी के हॉस्पिटल्स में फिर भी कुछ ना कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रिमोट एरियाज़ में ऐसी फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। टोटली पेरेंट्स के ऊपर बात आ जाती है। इस वजह से फिर वो उनकी वो केयर नहीं कर पाते जो उनकी ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो मेंटली डिसेबल्ड या थोड़े से कमज़ोर जहन के बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ऐसा बच्चा है कि जो खुद से ना गर्दन सहार सकता है, ना बैठ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है।
हर लिहाज से वो डिपेंडेंट जी। है। और एक डिपेंडेंसी जब आप दो बंदों के ऊपर डालेंगे जिनमें पेरेंट्स हैं, तो फिर वो उनके लिए फॉर द लाइफ लॉन्ग मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रताज साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में ऐसी फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स को सुना जाता है या इनके लिए कुछ किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल किया जा रहा है? नताशा, सीधी सी बात ये है कि जहाँ पे गवर्नमेंट कमज़ोर हो और इंडिविजुअल्स जो हैं या ख़ानदान तरक्की कर जाएं या वो बहुत पावरफुल हो जाए, वहाँ पे आवाम के लिए तो कुछ पैकेज नहीं होता। और सबसे हमारा जो इस वक्त मुल्क का सिनेरियो वो ये है कि हम लोग बेसिक नीड्स भी नहीं दे सकते। शेल्टर हमने देना है, हम लोगों ने बेसिक हेल्थ फैसिलिटी उनको देनी है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, डीजी खान है, ये सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड एरिया है साउथ पंजाब का। और इस वक्त जो इंडिपेंडेंट सर्वेस हैं उसमें हम लोग जो डीजी खान डिवीज़न है इस वक्त वो डी कैटेगरी में आता है। अच्छा। और आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ पीने के पानी की इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लिटरली वहाँ पे 2-3 तहसील ऐसी हैं, वहवा हो गई और तौसा तहसील हो गई, कि उसमें ज़िंदा इंसानों के जिस्म से कीड़े निकलते हैं। पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अगर आप बातें सुने, और मुझे तो नहीं समझ आती, देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। पहले इनका मकसद ये था जो उन्होंने बात की कि उससे पहले कुछ बीमारी तो है, लेकिन उससे पहले कुछ इस तरह के प्रिकॉशंस भी बता रहे हैं वो, कि अगर बच्चा गिर रहा है तो वो आप उसको पहले से संभाल सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ज़ाहिर बात है उसके पेरेंट्स ने वो हैंड टू माउथ हैं जो कि वो लग रहे हैं, उन्होंने अर्निंग भी करनी है। और दूसरा नताशा, इफ़ आई हैव द लिबर्टी टू क्वेश्चन दी आलमा साहिबा, आप लोगों ने कहा कि जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी जी। मैं भी कुरान शरीफ का पारा पढ़ के आ रही थी घर से, उसमें आपको पता है कि उसमें है व खलाते का व बनाते का, जो आपकी खलाओं का, पुपियों के बेटियों का, चचाओं के बेटियों का आपके ऊपर सबसे पहला हक है ईमान वालों में से जिनके साथ आप उनकी शादियां करें। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे तो इस्लामी माशरे में पहले ही कह देते हैं कि नहीं जी, कज़न को सबसे पहले प्रायोरिटी दे, क्योंकि कुरान शरीफ में उस बात का जिक्र है। तो साइंटिफिकली बच्चों को इतना ज़्यादा जेनेटिक प्रॉब्लम, और हम ऑब्जर्व करते हैं शादियों के लिए का जिक्र है या सबसे पहले अपने खानदान वालों को देखें, उनकी प्रॉब्लम्स को देखें? नहीं, शादी का है कि जो ईमान वालियाँ, और और आगे भी है कि वो ईमान वालियाँ खादमाएँ जो सबसे पहले इस्लाम उन्होंने कबूल किया है। आप गालिबन सूरह निसा का तज़किरा कर रही हैं, जिसके अंदर जितनी महरमात हैं उनका तज़किरा किया गया है। अब जहाँ जो बात हम पहले भी नताशा अपने प्रोग्राम्स में करते रहते हैं कि अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, कि जो खर्च करने का, जो सिला रहमी का, जो ख्याल रखने का और जो कनेक्टिविटी बनाने का एक तासुर है इस्लाम जो देता है, वो ये देता है कि अव्वल सबसे अव्वलीन तरजीह आपके अकरबा होनी चाहिए। इन दो चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। लोगों कज़न मैरिज को भी, कज़न मैरिज को भी और इसको भी। कज़न मैरिज के लिए हदीसे पाक एक खुद मौजूद है कि जो लोग इस तरह से बाउंड कर देते हैं कि हम अपने मसलक से बाहर नहीं करेंगे, अपनी ज़ात से बाहर नहीं करेंगे या अपने इलाके से बाहर नहीं करेंगे, हदीसे पाक में आता है कि अपने ख़ानदान को फैलाओ। अब इसमें सारा मैं समझती हूँ इतना जामे इसमें पैगाम है कि जो हर सादा से सादा बंदे को भी समझ आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी ज़रताज साहिबा कि आपकी पार्टी ऐसे गरीब लोगों के लिए क्या कर रही है जो लोग मांगते नहीं हैं? मैं बार बार इस बात के बारे में इसलिए करती हूँ इस टॉपिक पे कि हम लोग उन फैमिलीज़ को ढूंढ के लाते हैं जो खुद नहीं आना चाहती सामने, लेकिन हम लोग मना के समझा के कि आपकी हेल्प करने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, तो ये सामने आती है। आपकी पार्टी इन स्पेसिफिक लोगों के लिए क्या बेहतर इकदाम कर रही है? देखिए नताशा, ज़ाहिर बात आप तो इंतहाई सवाब का काम कर रहे हैं कि आप उनको हाईलाइट करें कि शायद कोई ऐसा बंदा जो ये लोग बैकग्राउंड में रहते हैं, आप उनको स्पॉटलाइट में लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस गवर्नमेंट के पीके की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बताती हूँ कि हमारा इवन जो अभी का जो बजट भी है उसमें भी हम लोगों ने जो हमारा हाईएस्ट 27% रेशो है वो हमारा हेल्थ के ऊपर है, फिर हमारा एजुकेशन के ऊपर है। एजुकेशन और हेल्थ हमारी टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है। और हम हमेशा ये तो कहते हैं में ये सब चीज़ें तो आती हैं, बिल्कुल आती हैं। जी जी, जितने इस तरह की फैमिलीज हैं जो इस तरह की बीमारियों में घिरे हुए हैं, तो हेल्थ में तो ये लोग भी आते हैं। क्या इन पे नज़रसानी है खान साहब की? एक तो इनके ऊपर हम लोगों ने, आपको शायद पता होगा कि इवन आपने हमारे जलसे में भी नोटिस किया होगा कि हमारे जलसे में पहली दफ़ा होता है कि डिसेबल लोगों के लिए हम पहले एक अलग से हम रास्ता बनाते हैं जो कि बाकी जगहों पर कहीं पर इनको प्रिविलेज नहीं दिया जाता। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपसे कंटिन्यू करूंगी, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में, और ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पे। लाहौर के मुज़ाफ़ात में इफ्तार हो चुका है और हमारे सेट पे भी यहाँ पे इफ्तारी का सिलसिला जारी है। और जो नन्ही परी आज हमारे साथ हैं रोज़ा कुशाई के लिए, और जिनकी रोज़ा कुशाई करवाई है प्रोफेसर नूरीत फ़ातिमा साहिबा ने, उनका नाम है जी इम्ज़ा रज़ा। इज़्मा जी, इज़्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। अच्छा जी, रोज़ा आज आपका पहला था? यस। और आपकी एज क्या है? 8 ईयर्स। और नूरीत आपी ने क्या दुआ पढ़ाई? इन्होंने आज बहुत डिफरेंट दुआ मांगी है और मैं सुन के खुश भी हुई, हैरान भी हुई। हम अक्सर बात करते हैं ना कि जी। छोटी बच्चियों के अंदर ममता होती है। अब देखिए, इस बच्ची को अभी से एहसास है कि हमारे पास घर होना चाहिए, अच्छा। होम स्वीट होम। अच्छा। तो इन्होंने मुझे हैरान कर दिया। मैंने इनसे पूछा आज आपने अल्लाह ताला से क्या मांगना है? हाँ। तो कहती है मैं अल्लाह ताला से बड़ा सा खूबसूरत सा घर मुझे चाहिए। वाह 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 वाह, तो क्या इंशाल्लाह बात अल्लाह है। ताला देंगे, इतने मासूम रोजादार हैं। और मुनाल और जिमाल, जिमल। जिमल, ये दो बहनें जो हैं, बड़े मुश्किल मुश्किल नाम आपने क्यों रखे हैं अपनी बेटियों के? है ना, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, पहली बार सुन रही हूँ मैं ये तीनों नाम। मुनाल तो खैर वो एक रेस्टोरेंट है, उससे पता है मुझे, लेकिन ये तीनों नाम बहुत ही यूनिक हैं, मतलब अभी तक सुने नहीं हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है साबिर साहब, आज आपकी बेटी की रोज़ा कुशाई हुई है 92 न्यूज़ HD के इस प्लेटफॉर्म से रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 92 न्यूज़ और रहमत रमज़ान का कि इन्होंने माशाल्लाह बच्चों के लिए ये जो सेगमेंट रखा है, इससे बच्चों में इस्लाम के बारे में बड़ी अवेयरनेस आ रही है। और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, मेरी बड़ी दुआ है। और बाकी आपको पता ही है कि बच्चे जो हैं जब तक किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो अवेयरनेस इनको इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बिल्कुल ठीक और है। ये इज़्मा मुझे बता रही थी कि ये भी हमारी इस सेगमेंट से इंस्पायर होके इन्होंने जी रोज़ा बिल्कुल, रखा। ये 92 न्यूज़ का तो ये ये हमारे लिए segment बड़ी देखते हैं। स्ट्रेंथ है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहीं पे देख के 92 जी, जी, न्यूज़ पे ही देख के जी, जी। इफ्तार इनको ट्रांसमिशन motivation में कि मिली, बच्चों की हाँ। रोज़ा कुशाई होती है, तो आपका दिल किया ना रोज़ा रखने का? कितना तंग किया आपको इसने? नहीं, तंग नहीं किया, ये मेरी बड़ी अच्छी बेटी है और अच्छा, माशाल्लाह। मामा के साथ बहुत काम करती है। माशाल्लाह। मामा के हर काम में जो है ना ये साथ देती है। वाह। और ये ज़्यादा शरारती है अच्छा, और ये जो है ये ज़्यादा थोड़ी लेजी है, लेकिन थोड़ी ये सुस्त भी है। बहुत काम करती है। काम करती है। माशाल्लाह। बेटियां तो सारी ही बड़ी जी, जी, बहुत प्यारी है होती हैं, ना? बिल्कुल ऐसे ही। और माँ बाप का बड़ा एहसास करने वाली बेटियां होती और हैं। आप तो खुशकिस्मत है, 3-3 जी, जन्नत की माशाल्लाह। टिकट आपके पास जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरबियत करें और कैश कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी नसीब अच्छे करे। आपसे मैं पूछती हूँ कि आपने अपना पहला रोज़ा कौन सी एज में रखा था? 9 ईयर थी तब मेरी एज, तब पहला रोज़ा रखा था। तो अभी आपकी एज कितनी है? अगर उस वक्त 9 इयर्स थी तो 11। अभी 9 इयर्स की लग रही 11 हाँ कह रही है। हैं। अच्छा 9 इयर्स की थी आप जब आपने पहला रोज़ा रखा था। फिर बाबा और मामा ने इफ्तारी में क्या खिलाया था, याद है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा चीज़ें खिलाई थी। वाह, वाह, वाह। कटलेट्स, पकौड़े। सारी आपकी फेवरेट चीज़ें बनी होंगी ना उस दिन घर में, जिस दिन आपकी रोज़ा कुशाई हुई होगी। हाँ जी। कि आपको ये पसंद है और ये पसंद है, तो वो सारी चीज़ें बना के मामा ने रखी होंगी। जी, मम्मा ने बड़ी तैयारी की थी। ये कितनी बार आई थी आपके पास पूछने के लिए कि कितना टाइम रह गया है रोज़ा खुलने में? ये नहीं आती है नहीं, बस मम्मा जब इसका रोज़ा आता है थोड़ा थोड़ा काम करती है, पूछती नहीं है। अच्छा सब्र कर लेती है। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। साबिरा रोजेदार हैं हमारी। साबिरा रोज़ा, इसका जो नाम है इज़्मा, इज़्मा मतलब क्या है इसका? ये इनके मामा को पता मुझे भी। अच्छा जी, ये इनकी मामा ने इनके नाम रखे हैं बड़े ढूंढ के। अच्छा। और हैं ये इस्लामी नेम, अच्छा लेकिन जी। इनके जो मतलब है है ये वो उनको ज़रा मालूम मालूम है। है। बिल्कुल ठीक है जी। नूरीत फातिमा साहिबा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं इनको पूछना चाह रही हूँ कि ये दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देंगी? जी बेटे, आपकी फ्रेंड्स जो आपके सारी आपकी एज ग्रुप के लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगी कि रोज़ा रखना चाहिए? बोले ना, क्या कहना? रोज़ा रखना चाहिए। और आप उनको बताएं कि आपको रोज़ा आज महसूस तो नहीं हुआ बहुत ज़्यादा?
महसूस इतना नहीं होता, प्यास लगती है लेकिन खाना नहीं महसूस होता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, कह रही हैं प्यास लगती, खाना का बिल्कुल महसूस नहीं माशाल्लाह होता। माशाल्लाह, हमारे बच्चे जो हैं वो Cute माशाल्लाह बड़े kids समझदार हैं और हमारी इस ट्रांसमिशन को देख के बच्चों में ये ख्वाहिश उजागर हो रही है कि वो भी रोज़ा रखें। छोटी एज के बच्चे 6-6 7-7 साल के बच्चे हैं और इनमें ये ख्वाहिश आती है कि हम भी रोज़ा रखें। ये हमारे लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कराची में भी इज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में और पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से 14वां रोज़ा जो है वो तकमील तक पहुंच चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं 15वें रोज़े की तरफ और इख्तियार करेंगे हम आज अपना 15वां रोज़ा। और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से रमज़ान जो है वो गुजर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह। किसान किचन में हूँ जी मैं इस वक्त। आपने जो देखा, जो शेफ़ मुनीरा ने अफ्तारी में आपको बनाना सिखाई जो डिशेज़, उसकी बाकायदा रेसिपी की बारी है अब जो आप तक पहुँच जाएगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले चिकन लेंगे बोनलेस, तकरीबन आधा कप। उसको हम नमक और साथ में अदरक लहसुन की पेस्ट लगा के रख देंगे। उसके बाद हम इसको स्टिर फ्राई करेंगे सोया सॉस के साथ। सोया सॉस 4 खाने के चम्मच और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस भी 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, स्पैगेटी नूडल्स तकरीबन आधा कप। साथ में लेंगे गाजर 1 अदर जिसको हम बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे, साथ में बंद गोभी, साथ में हरा प्याज और किसान वाला तकरीबन आप ले लें 2 से 2.5 टेबल स्पून। आप इनको जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ, इनको स्टिर फ्राई करेंगे। स्टिर फ्राई करके चिकन इसमें ऐड करेंगे, फिर तमाम वेजिटेबल ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें नूडल्स ऐड करेंगे और फिर इसको हम बिल्कुल टॉस करके तो सर्व करेंगे। अब इसके साथ बादामी फिरनी, इसमें दूध लेंगे तकरीबन 1 लीटर, चावलों का आटा लेंगे 1 कप, चीनी लेंगे 4 खाने के चम्मच, केवड़ा लेंगे 1 खाने का चम्मच, छोटी इलायची लेंगे 4 अदद और साथ में लेंगे पिस्ता गार्निश के लिए, वो भी तकरीबन आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। उसको आप ऐड करके तो उसमें आप इसकी गार्निश करें। स्वीट समरस, शुगर सिरप लेंगे तकरीबन 2 खाने का चम्मच, इमली का गूदा लेंगे हम इसमें 1 कप और बर्फ़ 1 कप और इमली का सिरप भी लेंगे उसमें तकरीबन 1 कप। अच्छा, इमली का सिरप आपको अब समझना है वो क्या होगा, तो वो ये है कि आपने इमली को पकाना है चीनी में, ठीक है, और उसमें चीनी में पका के उसका पल्प निकाल के अपने रख लेना है और फिर वो आपने चीनी के साथ और उसके साथ इमली के साथ आपने इसको मिक्स करके तो आपने इसका जूस निकालना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आज की हमारी 3 रेसिपीज़ थी, बहुत शॉर्ट थी और ये कि बहुत सिंपल भी थी। और कभी कभी चेंज ऑफ मेन्यू भी अगर करें तो मेरा हाल सब दिल करता है कि आप थोड़ी सी वेरिएशन अपने किचन में लेकर। बिल्कुल ठीक है। मैं यहीं पे ये बताते चलूँ कि हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है जी हमारी 2 बड़ी प्यारी सी नात ख्वां हैं, फातिमा चिश्ती और ज़ारा चिश्ती साहिबा ने। पाकिस्तान के मशहूर नात ख्वां अज़ीम आज़म चिश्ती साहब की पोतियाँ हैं और इरशाद चिश्ती साहब की बेटियाँ हैं। ये हम इनसे बिल्कुल नात सुनेंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो आज हमारे साथ एक केस स्टडी है, जो फैमिली के जो इश्यूज़ हैं, क्या मसले हैं क्या नहीं हैं, ये मैं बिल्कुल इनसे ही पूछूंगी। माइक मुझे कोई दे दे, आपके पास है माइक? अच्छा जी, मैं सबसे पहले चले मैं आपसे ही बात करती हूँ। आपके बेटे को ये मसला, दिमागी मसला कब से रहना शुरू हुआ, कितनी एज में? ये तकरीबन 2 साल से है इसको मसला। 2 साल का था तो इसको मसला शुरू हो गया था। बस आवाज़ आती है, कोई भी आवाज़ होती है और एकदम गिर जाता है और इतनी ज़ोर से किसी आवाज़ पे? हाँ जी, चम्मच गिरे, कोई खांसी करे, कोई इसके पास छोटा मोटा हल्का सा भी कोई शोर हो तो बस गिर जाता है। और उस पे ये नींद बेहोशी में चले जाते हैं? नहीं, एकदम बस झटका लगता है और आगे गिर जाता है और इतनी ज़ोर से गिरता है कोई जगह फट जाती, चेहरा ये हड्डी टूट गई, नाक दांत टूट जाते हैं। तो जब ये 2 साल से ये मसला होना शुरू हुआ था तो आपने इस चीज़ को कवर अप करने के लिए या इनको सिक्योर करने के लिए कुछ, इनको बचाने के लिए कुछ इकदाम नहीं किए जब से ये होना शुरू हुआ? मैं शुरू में बहुत पट्टियाँ इधर बना के रखती थी, यहाँ रखती थी, हर वक्त बस इसके साथ रहती थी, इसको कुर्सी के साथ बांध के रखती थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़ोर से कोई ना कोई खांसी, कोई बच्चा कर ही देता था, कोई दरवाज़ा बंद होता था, एकदम इतनी ज़ोर से गिरता था कि वो जगह फट ही जाती। जब मैं इसको खून उठाती थी। आपके कितने बच्चे? मेरे एक ही बेटा और 3 एक ही बेटा है और 3 बेटियां हैं। 3 जो बेटियां हैं आपकी वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, वो पढ़ रही हैं। अच्छा, और इसको 2 साल से ये मसला होना, डॉक्टर्स ने क्या बताया आपको कि इनको क्या मसला है? 1-2 तो उसको मैंने चेकअप करवाया, मैं कोयटा से आई हूँ, मैंने करवाया, मैंने लाहौर भी करवाया, कराची भी इसके टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं नज़र आता।
कोई कुछ फर्क भी नज़र नहीं, बिल्कुल आ फ़र्क नहीं आता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ज़्यादा ज़ोर हो जाती है। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूंगी, ये जो इन्होंने बताया कि ये किसी आवाज़ के सुनने के बाद ये गिर जाते हैं अचानक, ये क्या कहाँ से रिलेट करती है बात? नताशा, एपिलेप्सी की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं स्टार्टल मायोक्लोनस। स्टार्टल मींस एकदम से अचानक से जो चीज़ किसी भी स्टिमुलस की वजह से प्रोवोक हो जाए। अच्छा। और मायोक्लोनस इज़ लाइक बिजली की रफ्तार से जब बॉडी के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये बच्चा अपना पोस्चर लूज़ कर जाता है और गिर जाता है। तो बेसिकली टाइप एपिलेप्सी ही की है, लेकिन क्योंकि कुछ एटिपिकल है, सेकेंडली इसको हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि कुछ मेडिसिन दे दी, ये घर जाके इसने ले ली और फिर कुछ अर्से के ये बाद वापस आ गया। इसे एटलीस्ट फॉर अ फ्यू डेज़ हॉस्पिटलाइज होके टू रिड्यूस हिज फ्रीक्वेंसी टू ज़ीरो, उसके बाद डिस्चार्ज करने की ज़रूरत, ताकि घर जाके ये वाला फैक्टर बार बार इसके साथ ना पेश आए। डॉक्टर साहब आपको कितना लगता है ऐसा कि इसको ट्रीटमेंट से हम कितना बेहतर कर सकते हैं? हम इसे बहुत बेहतर कर सकते बहुत हैं, बेहतर कर सकते एंड इफ़ ही कंटिन्यूज विद द मेडिकेशन ही कैन हैव विद द ज़ीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ फिट्स। आपने इसका इलाज कभी करवाने की कोशिश की है? बहुत करवाया मैंने इलाज। अच्छा, तो आपको लगता है कि इनको इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल फर्क डॉक्टर साहब ये क्या वजह हो सकती है जो इलाज आप डॉक्टर्स मतलब कोई हकीमों के पास तो नहीं गई ना, आप डॉक्टर्स के पास ही गई है ना? टेस्ट भी करवाया, न्यूरोलॉजिस्ट का काम होता है एक्चुअली ये, कराची से भी करवाया टेस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट से ही आप ट्रीटमेंट करवाती रही हैं कराची से? जी। वो ये डॉक्टर साहब क्या बेसिकली अनफॉर्चुनेट जो ब्रेन रिलेटेड जितने भी हमारी मेडिकल डिजीज़ हैं, उनके थोड़ा सा कंसर्न ये है कि उनकी मेडिकेशन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें कंटिन्यू करना पड़ती है जी, रादर उसमें विद टाइम हमें मेडिसिन की डोजेस को कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें, लैक ऑफ एजुकेशन या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस कह लें, ये सब ही फैक्टर कार फरमा हो कि वो कंप्लायंस इश्यूज आते हैं। फैमिली दवाई को छोड़ देती है या उसको विद टाइम बढ़ाने के लिए जो फॉलो अप होता है वो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। क्योर नहीं मैं कहता कि एपिलेप्सी शायद 100% हो सकती है, बट कंट्रोल ज़रूर हो सकती है। ठीक है, मैं इमरान साहब आपके ये 2 बच्चे हैं और आपने बताया कि इन दोनों बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो ये बचपन से जब पैदा हुए थे तब से ऐसे हैं नहीं, या कुछ अरसे के बाद? 3 माह का था मेरा बेटा जब इसको ना पहला ना झटका लगा था। और वो क्या झटके में क्या होता है इसको हाथ पाँव जो ऐसे हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं। और ये कितनी देर तक रहता है? ये ना पहले जब पहला झटका लगा ना तो मेरा ख्याल है 2-3 मिनट का लगा था बस, फिर आस्ता आस्ता इसकी ना कैफियत ज़्यादा होती गई। अच्छा। जो मेरी बेटी फोत हो गई है ना, फिर ये जो दौरा है आप बताना चाह रहे हैं उसका ड्यूरेशन बढ़ना शुरू हो गया था। अच्छा। फिर हमने दवाई लेनी शुरू कर दी, डॉक्टर को दिखाया, हम अभी तक इलाज करवा रहे हैं, हम दवाई खिला रहे हैं। आप लोग कजन, आप माइक जरा नजदीक कर लीजिए। हाँ जी, हम कजन आप लोग कजन्स हैं जी। अच्छा जी, ठीक है। आपकी एक बेटी इसी बीमारी से डेथ हुई उसकी? अच्छा, माइक दे दीजिए जी। क्या कह रही हैं आप? ऐसे ही उसका दिमाग ठीक था और फिट्स लगते थे अकेले ही बस। तो फिर एक दिन उसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ, उसको मेडिसिन नहीं दी उसको हमने जी। एक वो मिस हो गई उसकी खुराक, सिर्फ एक खुराक मिस हो गई। तो हमें डॉक्टरों ने कहा था कि जो मर्जी हो जाए आप खाना बेशक खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन वो दवाई खिलानी। अच्छा, उस दवाई के मिस होने की वजह क्या है? तो फिर पैसे नहीं थे हमारे पास। पैसे नहीं थे? हाँ जी। नताशा, मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहूँगा। ये जो फैमिलीज अब यहाँ आ चुकी हैं जिनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन डेवलप हो चुका है, तो मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और इनको एनफोर्स करता हूँ कि आप लोग मेरे हॉस्पिटल में डेफिनेटली आएँ। एटलीस्ट आपके बच्चों के लिए जो दवाई है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं मेक श्योर करूँगा कि वो आप तक पहुँचे और रेगुलर पहुँचती रहे, ताकि आपका ये मसला कम अज़ कम रुके। बहुत शुक्रिया। सेकेंडली, उस बच्ची के हवाले से मैं ये आप लोगों को कहूँगा कि उसके जो हिफाजती टीकों का कोर्स है उसमें कोई कसर ना छोड़िएगा, वो पूरी रखिएगा, ठीक है? जो एक चीज़ हम कुछ उसमें बेहतरी ला सकते हैं कि कल को अल्लाह ना करे इस बच्ची के दिमाग के साथ मसला ना हो, जो कि उम्मीद है कि नहीं होगी। जहाँ तक इस बच्चे का ताल्लुक है, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो माहिर नफ्सियात शोबा है उसके अंदर इसके क्योंकि रवैये को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। इस बच्चे का भी जहन बिल्कुल ख़त्म नहीं है, इसमें कमज़ोरी है दिमाग की। उस कमज़ोर दिमाग को बेहतर बनाने के लिए भी कोशिश की जा सकती है। आप क्योंकि लाहौर में हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है मैं हॉस्पिटल को अप्रोच करना। तो इस बच्चे को एक हम उसको कहते हैं स्पीच थेरेपी, यानी कि ये बच्चा दूसरे की बात समझ सके और अपनी बात समझा सके।
इस चीज़ की एक तो इसको ज़रूरत है, और सेकंड वही कि जो इसको एपिलेप्सी या दौरों का मसला है उसकी रेगुलर मेडिकेशन, और इनकी तो फॉर श्योर अगर ये हॉस्पिटलाइज होके फॉर फ्यू डेज अपनी मेडिसिन को एक पैटर्न पे ले आते हैं तो देर आफ्टर फिर इनकी इंशाल्लाह कंट्रोल रहेगी। जी मुझे एक सेकंड जी बताइएगा। मेरा को लेके जाने वाला भी नहीं, एक साल हुआ है मेरे मियाँ की डेथ होगी। अच्छा। इसके अलावा और बेटा भी नहीं, किसके साथ मैं इसको लेके जाऊँ? मैं इसको कहीं भी नहीं लेके जाती। एक तो इसका चेहरा देखकर लोग डरते हैं बहुत। आप डॉक्टर साहब इसको एडमिट करेंगे? जो भी डॉक्टर हैं मियो हॉस्पिटल में, वो इनको क्या इनके ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया जाएगा? तो आप अगर सिर्फ वहाँ पे ले जाएं, सिर्फ पहुँचा दें, बाकी इसको एडमिट करके वो इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। मैंने बताया मेरा कोई लेके जाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ ये। चले उसके लिए हम इंतज़ाम करेंगे आपके लिए, वो हम कोई ना कोई इंतज़ाम कर देंगे। वगैरह भी देख कर लोग डरते हैं, अक्सर बच्चे डरते हैं। आप लोग भी जो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी प्लीज़ इन दोनों फैमिलीज़ की हेल्प करें। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो जी क्या मदद करना चाहते हैं आप? मोहम्मद अमजद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बताइए। सर एक्चुअली 50,000 की मैं हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे कोई अकाउंट नंबर दीजिएगा। जी अकाउंट नंबर आपको बिल्कुल, एक तो हमारा जो फ़ैन पेज बना हुआ है इसका रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन का, रहमत रमज़ान के नाम से एक पेज भी है। मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये बताना कि आप उस पर भी जाके वहाँ पे भी नंबर्स नोट कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे हम लोग सब जगह इनके नंबर्स लगा देते हैं, या अकाउंट नंबर जो भी, क्योंकि उमूमन लोगों के पास ज़्यादातर मेजॉरिटी के पास अकाउंट्स नहीं होते इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं, तो उनके हम लोग टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर हम लोग चला देते हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। 50,000 रुपये की इन्होंने इमदाद की है, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान साहब, आपकी क्या मतलब रोज़गार क्या है, कैसे आप अपने घर के खर्चात को पूरा करते हैं? गाड़ी धोने का काम करता हूँ। गाड़ियाँ धोते हैं, ठीक है। स्काईवेज अड्डे पे, ठीक है, उनकी वर्कशॉप बनी हुई है, वहाँ मैं गाड़ियाँ धोता हूँ। तो आपको लगता है कि आपके ये 2 बच्चे ही हैं? 2 बच्चे, हाँ जी। ठीक है, आपको लगता है कि उस जो पैसे आप कमाते हैं, हाँ जी, उससे आपके घर के अखराजात और इनके ट्रीटमेंट पूरे हो जाते हैं? नहीं, सिर्फ मेरे यहाँ एक कम होता है बस, यहाँ घर का खर्चा चलता है, यहाँ दवाई पूरी होती है। ठीक है, और इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? दवाई खिला रहे हैं रेगुलर हम। अच्छा, हाँ जी। इनको दीजिएगा जी। कभी कुछ बेच के, सामान बेच के, घर के सामान को बेच के, कभी कोई चीज़ बेच के, कभी किसी से पैसे मांग लिए, कभी किसी से पैसे मांग लिए, तो फिर इस तरह इसकी दवाई पूरी करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों का इतना ख्याल करते हैं, और किस तरह से आप मेहनत मजदूरी करके आप कमा रहे हैं। हो गई है ना, तो इस वजह से फिर मैं दवाई के पैसे नहीं थे। मैं आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन दोनों फैमिलीज़ की आप मदद करें। साहिब हैसियत जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे बहन भाई, वो सब इनकी मदद करें। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, जितनी मदद करेंगे उतनी ही कम है इन लोगों के लिए, इन लोगों के फ्यूचर के लिए। ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने बताया कि इन दोनों बीमारियों के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, और जब ट्रीटमेंट हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोग बेहतर हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी सकते हैं, खुद कमा सकते हैं, खुद कमा के अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करें। ये लोग पहले एक अपनी बेटी को इसी तरह खो चुके हैं कि दवाई के पैसे नहीं थे। जी हमारे साथ एक लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी क्या कहेंगे? मैडम से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। हाँ मैडम, क्या इनकी मुश्किलात हैं? आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लेंगे तो ज़रा अच्छा इंटरेक्ट हो जाएगा। एक मिनट मैम। एक्चुअली हमारे पास टाइम भी इतना नहीं होता, तो जो भी कॉल्स करें काइंडली अपनी टीवी की आवाज़ पहले से बंद करके रखें। और जी क्या कहना चाहेंगे आप? कॉल ड्रॉप हो गई है। काइंडली जो भी कॉल करें वो अपनी टीवी की आवाज़ पहले बंद कर लिया करें, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं हो पाता, फिर टाइम वेस्ट होता है। और ये हमारे पास, मैं तो समझती हूँ ये 2 घंटे भी बहुत कम होते हैं इन फैमिलीज़ के लिए इमदाद इकट्ठी करने के लिए या इनकी हेल्प के लिए। तो प्लीज़ ज़रा इस बात का ख्याल रखा करें। अच्छा, तो अब आप क्या अपील करना चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं आपके देखने वालों के लिए, या पंजाब हुकूमत से, पाकिस्तान हुकूमत से क्या कहेंगी? मैंने ना दरख्वास्त दी थी माली इमदाद के लिए,
शहबाज शरीफ को। अच्छा, 2 साल हो गए, उस वक्त मेरी बेटी ज़िंदा थी, लेकिन मंजूर नहीं हुई। मंजूर नहीं हुई। तो ये मेरा बेटा है ना, देखा आपने कैसे तंग करता है। जी जी। तो किराए पे हम रहते हैं, 2-3 फैमिलीज इकट्ठी नहीं रह सकती जी। मैं उनके साथ नहीं रह सकती। अगर उनको ना पता हो मकान में ले लूँ तो 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद वो मुझे अलग कर देते हैं, खाली करने को कह देते हैं। शरारतें बहुत करता है, लोगों को तंग करता है, मारता है, इसका वो तो नहीं। तो आप फिर इसको जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, आप इसको एक कमरे में रखें। हाँ, बंद, मतलब कि ये बाहर ना जाए, एक कमरे के अंदर ही जितना खेलना है कूदना है आप लोगों के साथ खेले, खाए पिए। बाहर अभी जब तक नहीं होता ट्रीटमेंट, डॉक्टर साहब ने तो बड़ी अच्छी उम्मीद दिलाई है ये कि इन दोनों का इलाज हो सकता है, वरना बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इलाज ऐसे मुमकिन नहीं होता। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ नहीं आ रही? जी जी आ रही है, क्या कहेंगे? जी मैं थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ, मैं नारवाल से बात कर रहा हूँ। जी जी। आसिफ बलोच। अच्छा जी जी। तो मैं थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। कितनी इमदाद करना चाहेंगे? मैं 1500 रुपया। बहुत शुक्रिया। ये 1500 रुपये भी बहुत हैं जी। आप लोग इसी तरह थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहेंगे तो इन दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। कतरा कतरा करके समंदर बनता है। सब आगे आएँ, सब मदद करें, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इज़्ज़तुल्लाह बात करो। जी जी। खान पिंडी से। जी जी, कहिए क्या कहेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2 फैमिली के साथ मदद करने के लिए किसी तरह आप लोग अपने कॉन्टेक्ट नंबर और किसी तरह हमको मिलेगा कि इन दोनों से मदद करें। जी बिल्कुल। इनका मैं अपनी टीम से पूछना चाहूँगी, इनका कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है? मैंने आपको बताया कि रहमत रमज़ान एक फेसबुक पे एक पेज है रहमत रमज़ान के नाम से, आप उस पेज पे जाएं, आपको वहाँ पे इनका जो अगर इनके अकाउंट नंबर हैं तो वो भी चल रहे होंगे और इनके कॉन्टैक्ट नंबर तो लाजमी चल रहे हैं। आप वहाँ से जाके नंबर को नोट करें और डायरेक्ट आप इन फैमिलीज से बात करके इनकी जितनी भी चाहें आप हेल्प कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे, आप क्या चाहती हैं, क्योंकि आपने ये बताया कि आपके हस्बैंड की 1 साल पहले डेथ हो गई है और आपकी कोई और औलाद भी नहीं है, आपका कोई मदद करने वाला भी नहीं है सिवाय खुदा के। आप क्या अपील करना चाहती हैं देखने वालों से? मैं भी मकान के लिए कहती हूँ कि मुझे लोग घर से निकाल देते हैं इसकी वजह से। अभी आप कहाँ रह रही हैं? मैं किराए के मकान में रह रही हूँ, लेकिन लोग मुझे घर से इसको देख के डरते हैं। बच्चे मेरे घर में कोई नहीं आता, औरतें भी नहीं आती, डरते लोग घर से चले जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं कहती हूँ मुझे ऐसा हो कि मैं बच्चियों के साथ और इसके साथ एक मकान में रह लूँ कि मुझे इतनी सी तसल्ली हो जाए कि मुझको निकालेगा नहीं। हर कोई निकाल देता है। 2-3 किराए माल के मकानों ने मुझे घर से निकाल दी। क्या आपके बच्चे की वजह से हमारी प्राइवेसी तंग होते हैं, मोहल्लेदार तंग होते हैं, लोग तंग होते हैं, इससे लोग डरते हैं बच्चों से, इसको लोग पत्थर मारते हैं। पता नहीं हमारे मुआशरे के ये जो मसले मसाइल हैं ये किस दिन ठीक होंगे, मुझे समझ में नहीं आता। इंसान को इंसान क्यों नहीं समझा जाता? अगर उस बच्चे के चेहरे पे चोट है तो खुदारा वो इंसान है, वो गिर के ज़ख्मी हुआ है, उससे ये कह देना अगर वो शरारत कर रहा है कि आप घर से निकल जाएं, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, फॉर गॉड सेक मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि अपने अंदर इंसानियत को पैदा करें, अपने अपने ज़मीरों को जगाएं, इंसानियत लाएं अपने अंदर और हर इंसान को इंसान समझें, चाहे वो गरीब है, चाहे बीमार है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है। इंसान अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान ही बनाया है, तो उसको इंसान समझें जैसे आप इंसान हैं। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दीजिए। सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना आए, सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना है कदम बो से रिसालत लो गुलजार मदीना है कदम बो से रिसालत लो गुलजार मदीना। कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा, कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा, चांदनी रात ने पहना तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना।
चांद उतरा है लेता दिन सनैया दिल बिदात, चांद उतरा है लेता दिन सनैया दिल बिदात, वजब शुक्र अलैना तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना। ओ मुत्तलबी है फखरे उम्मी ओ अबी है हाशमी, ओ मुत्तलबी है फखरे उम्मी ओ अबी है, आप ही हक के नबी हैं शाफ़ाए दी राशिदी है, आप ही हक के नबी हैं शाफ़ाए दी राशिदी है। मुज़्दाओ नौए बशर को अब तमन्नाए सहर को, मुज़्दाओ नौए बशर को अब तमन्नाए सहर को, कुछ दाए शब नहीं रहना तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना, तलअल बद्र अलैना। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। इसी के साथ हमारी आज की ट्रांसमिशन का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचता है। आप लोग और हम सब 15वें रोज़े को इख्तियार करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।